एवरीवन, हम लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन आज रिवाइज करेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ एम्फेटामिन्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ये वाला वैसे मैं एक बार पहले भी शॉर्ट्स में डाल चुकी हूँ। तो एम्फेटामिन्स क्या करते हैं? एम्फेटामिन्स जो होते हैं वो CNS स्टिमुलेंट होते हैं। तो CNS स्टिमुलेंट कब दिया जाएगा? जब हमें कोई ऐसा डिजीज़ होगा जहाँ पर कि CNS जो है वो डिप्रेस्ड है। तो ऑप्शन में नार्कोलेप्सी, स्किज़ोफ्रेनिया, ओबेसिटी और मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन में एम्फेटामिन्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन क्या है? ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इंटेलेक्चुअल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता एम्फेटामिन्स का, तो इसमें नहीं देंगे। ओबेसिटी में भी नहीं दिया जाएगा। पहले किसी ज़माने में दिया जाता था CNS स्टिमुलेंट, लेकिन जो कि क्योंकि ये एपेटाइट को सप्रेस कर देता था, बट राइट नाउ अभी के टाइम पे नहीं दिया जाता। नेक्स्ट जो स्किज़ोफ्रेनिया क्यों नहीं होगा इसका आंसर? क्योंकि एम्फेटामिन्स क्या करते हैं? ये डोपामिन को और नॉरएपिनेफ्रिन को बढ़ा देते हैं। तो अगर डोपामिन इंक्रीज होएगा तो स्किज़ोफ्रेनिया क्या हो जाएगा? वर्स्ट हो जाएगा। तो हमें कंडीशन वर्स्ट नहीं करनी, इसलिए हम इस केस में भी देंगे। नार्कोलेप्सी इसका राइट आंसर है। नार्कोलेप्सी क्या होता है? नार्कोलेप्सी इज़ द कंडीशन जहाँ पर कि डे टाइम स्लीपीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हमें उस टाइम पे अलर्टनेस चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या देंगे? CNS को कुछ स्टिमुलेट करने वाला। तो CNS स्टिमुलेंट किस केस में दिया जाएगा? नार्कोलेप्सी। तो एम्फेटामिन्स किसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं? नार्कोलेप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसी का एक बार आंसर देख लेते हैं। नार्कोलेप्सी इज अ क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल स्लीप डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, ठीक है, एंड एन इनएबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू प्रॉपरली रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल। इसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम्स यही है, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस होती है। अगर हॉलमार्क फीचर्स पूछा जाए नार्कोलेप्सी का तो क्या है? कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी क्या होती है? सडन लॉस ऑफ मसल टोन विथ कॉन्शियसनेस प्रिजर्व, ठीक है। और कॉज क्या है? मेन कॉज इसका होता है हाइपोक्रेटिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है ये। बाकी इसमें क्या होता है? रेम स्लीप जो है वो जल्दी हो जाती है। और इसका गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट में अगर पूछा जाए तो मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट MSLT यूज़ होता है। और फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग फॉर डे टाइम स्लीपीनेस क्या है? मोडाफिनिल, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज़ें पढ़ लेंगे, इसीलिए मैंने ये भी थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। तो स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन क्या है? ऑलरेडी इंक्रीज है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन इसमें क्या क्या देखने को मिलती है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमन। अगर क्वेश्चन पूछते हैं कौन सी हेलुसिनेशन है? ऑडिटरी। अगर डिल्यूजन पूछते हैं कि मोस्ट कॉमन डिल्यूजन कौन सा होता है स्किज़ोफ्रेनिया में, तो पर्सिक्यूटरी होता है। अगर इसके पॉजिटिव सिम्टम्स, यानी कि किन सिम्टम्स को ये ज़्यादा बढ़ा देता है, जैसे डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच बिहेवियर, ये सारा क्या है? इसमें इंक्रीज हो जाता है। और नेगेटिव सिम्टम्स यानी क्या रिड्यूस हो जाता है? तो 5 A's है उसमें: फ्लैट अफेक्ट, एवोल्यूशन, एलोजिया, एनहिडोनिया एंड एसोशियलिटी, ठीक है। मतलब कोई इमोशन नहीं शो कर रहा, सोशलाइज नहीं हो रहा, बात करना कम कर दिया है, बॉडी मूवमेंट कम कर दिया है, ठीक है। ट्रीटमेंट, इसमें ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट ड्रग क्या है? क्लोजापिन है। क्लोजापिन के एडवर्स इफेक्ट में क्या है? एक ग्रेनुलोसाइटोसिस है। और डायग्नोसिस के लिए इसके सिम्टम्स अगर 6 महीने से ज़्यादा होंगे या 6 महीने तक हैं ये सिम्टम्स, तब हम इसको डायग्नोस कर पाएंगे। नेक्स्ट, ओबेसिटी से क्या क्वेश्चन आ सकता है? ओबेसिटी से एक तो अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था नर्सिंग ट्यूटर का, तो उसमें भी पूछा हुआ था BMI कैलकुलेशन का। तो BMI कैलकुलेट कैसे करते हैं? वेट इन kg बाय हाइट पर मीटर स्क्वायर। तो मैंने जो उस क्वेश्चन में गलती की थी ये कि वो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा था, और बिकॉज दिस इज़ वेरी ईजी, मे बी मेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा बर्बाद हो रहा था, एंड आई ट्राइड 3-4 टाइम्स टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, क्योंकि फॉर्मूला तो मुझे पता था बट सॉल्व करने में पता नहीं कहाँ इशू हुआ। सो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इससे पहले ट्राई करना, कुछ सॉल्व करने वाले क्वेश्चन से पहले जो क्वेश्चन 1 लाइनर वगैरह आते हैं वो पहले करने हैं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल BMI अगर पूछा जाए तो 18.5 टू 24.9, दिस इज़ द नॉर्मल रेंज। ओवरवेट में 25 टू 29.9,
ओबेसिटी, ओबेसिटी क्लास 1 30 to 34.9, और क्लास सेकेंड में क्या है 35 to 39.9। मोर देन 40 क्या होता है, मोर देन 40 या 40 ये मॉर्बिड ओबीज होता है, ओबेसिटी क्लास थर्ड है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर नॉर्मल ये रेंज, ये तो WHO के अकॉर्डिंग है, अगर नॉर्मल रेंज नहीं पूछी जा रही तो मोर देन 25 भी ओबेसिटी में डाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन में क्या, हाइपरटेंशन, DM, CAD, स्लीप एपनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस ओबेसिटी की। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, डाइट, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। मेंटल रिटार्डेशन जो लास्ट ऑप्शन था, तो मेंटल रिटार्डेशन में क्या क्या पूछ सकते हैं, सबसे पहले तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। मेंटल रिटार्डेशन कब बोला जाएगा, जब IQ बच्चे का या जो भी पेशेंट है उसका क्या होगा, लेस देन 70 होगा। ऑनसेट होता है बिफोर 18 ईयर्स। मोस्ट कॉमन सीवियरिटी, मोस्ट कॉमनली कौन सा वाला होता है, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होता है। मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करेंगे, जेनेटिक कॉज की बात करेंगे, ठीक है। कौन सा मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक कॉज है इसका, वो है डाउन सिंड्रोम। मेन ट्रीटमेंट क्या है, एक तो अर्ली इंटरवेंशन, स्पेशल एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन, ठीक है। अब इसमें और क्या पूछा जाता है, इसका भी क्लासिफिकेशन होता है, जैसे देखो 50 to 69 वाला क्या है, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है, जो कि एजुकेबल है, मतलब जिसको आप पढ़ा सकते हो, सिखा सकते हो, ठीक है। 35 to 49 क्या है, मॉडरेट, मॉडरेट मतलब ट्रेनेबल, आप इन लोगों को ट्रेन कर सकते हो, तो दैट इज़ मॉडरेट वाला, ट्रेनेबल, आप ट्रेन करके अपना काम निकलवा सकते हो, अपना काम मतलब उसको सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हो। 20 to 34 में क्या है, सीवियर, सीवियर वाले में क्या है कि आपको सुपरविजन चाहिए ही चाहिए, आप ऐसे वाला नहीं सोच सकते कि हाँ ठीक है ये अपने आप वो कर लेगा, आपको इसको कंटिन्यूसली सुपरवाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन मैंने पहले ही बता दिया था, मोस्ट कॉमन कौन सा वाला है, माइल्ड है। नेक्स्ट करेक्ट आंसर नार्कोलेप्सी है, वो बता ही दिया मैंने। रैशनल फिर दोबारा पढ़ लेती हूँ। एम्फेटामिन्स आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट दैट इंक्रीजेज अलर्टनेस एंड wakefulness. Historically, they have been used in the management of narcolepsy, a disorder characterized by excessive daytime sleepiness and sudden sleep attacks. बाकी क्यों नहीं थे, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया ट्रीटेड प्राइमरी विद एंटीसाइकोटिक्स से ट्रीट करते हैं, ठीक है। क्रॉनिक साइकोटिक डिसऑर्डर है, एंटीसाइकोटिक्स दिए जाते हैं इसमें। ओबेसिटी कुछ पहले यूज़ किया जाता था एपेटाइट को सप्रेस करने के लिए, बट अब नहीं किया जाता। और मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में बता ही दिया कि इसका कोई उस पर कोई असर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़ किशोरी शक्ति योजना इज़ वन ऑफ द स्कीम फॉर, तो किशोरी शक्ति योजना किस चीज़ की स्कीम थी, स्कूल चिल्ड्रन के लिए, वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज के लिए, एडोलेसेंट गर्ल के लिए, या एंटीनेटल मदर्स के लिए। किशोरी मतलब क्या होता है, एडोलेसेंट तो आँख बंद करके एडोलेसेंट गर्ल्स कर सकते हो, 11 to 18 ईयर्स की जो एज ग्रुप के है उनके लिए था ये किशोरी शक्ति योजना। रैशनल देख लेते हैं। किशोरी शक्ति योजना वॉज एन इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम एम्ड एट इम्प्रूविंग द हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड empowerment of adolescent girls, particularly those in the age group of 11 to 18 years. Okay, next question. Question number third है, a child presented with scorbutic rosary is suffering from. अब देखो scorbutic rosary जब वर्ड सुनते हो ना, सुनते ही ऐसा वाला लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, पता नहीं बाकियों का मुझे नहीं पता, बट स्कॉर्बिटिक विटामिन C से कुछ रिलेटेड, एस्कॉर्बिक एसिड वाला कुछ लग रहा है, ठीक है। तो स्कॉर्बिटिक रोजरी, रोजरी क्या होता है, बीड्स शेप का हो जाना, है ना, रोजरी टाइप हो जाना। रोजरी क्या होता है, जो माला जपते हैं तो माला शेप का हो जाना, जैसे कोई माला होगी, माला के दाने होंगे वैसे वाला, ठीक है। तो अ चाइल्ड प्रेजेंटेड विद स्कॉर्बिटिक रोजरी इज सफरिंग फ्रॉम, किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी या इकॉन्ड्रोप्लेजिया। तो स्कर्वी, जब स्कॉर्बिटिक रोजरी है तो स्कर्वी है, जब रिकेट्सियल रोजरी है तो विटामिन D आएगा, उसकी डिफिशियंसी से होता है। इसका एक बार फ़ोटो प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रैशनलाइज का देख लेते हैं। स्कॉर्ब्यूटिक
rosary is associated with scurvy which result from vitamin C deficiency. The costochondral junction become prominent due to defective collagen formation. जो costochondral junction होता है वो prominent हो जाता है इसमें, ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. ड्यूरिंग एन IM इंजेक्शन द medication is absorbed quickly. This is because IM इंजेक्शन में मेडिसिन क्विकली क्यों एब्जॉर्ब हो जाती है. तो फर्स्ट है द मसल टिश्यू इज़ मोर वैस्कुलर. सेकेंड ऑप्शन है द निडल इज़ एंटरिंग द डर्मिस. थर्ड है देयर इज़ मोर कनेक्टिव टिश्यू. और फोर्थ है फैट सेल रेडिली एब्जॉर्ब द मेडिकेशन. तो आंसर क्या आएगा, द मसल टिश्यू इज़ मोर वैस्कुलर. ये इसका करेक्ट ऑप्शन है. और बाकी क्यों नहीं है वो समझा देते. द निडल इज़ एंटरिंग द डर्मिस. IM में डर्मिस में नहीं एंटर करी, डर्मिस से भी अंदर जा रही है, मसल्स तक जा रही है, ठीक है. तो डर्मिस क्या है, डर्मिस इज़ द अपर वन, अपर लेयर है ना स्किन का. तो उसको ये आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि वो उससे भी नीचे मसल्स तक जा रही है. सेकेंड थर्ड जो देयर इज़ मोर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से कोई लिंकेज नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू के वजह से नहीं है, वैस्कुलरिटी की वजह से. और फैट सेल रेडिली एब्जॉर्ब द मेडिकेशन वाला ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये मसल्स में जा रहा है. फैट सेल वाला किस में आएगा, अब सबक्यूटेनियस की बात होगी तो. और फैट सेल वैसे भी बहुत रेडिली नहीं करते, दे आर एज़ कम्पेयर टू मसल्स, वो कम स्पीड से करते हैं, ठीक है. रैशनली देख लेते हैं. द मसल टिश्यू इज़ मोर वैस्कुलर इज़ द करेक्ट आंसर. रैशनली यही है कि मसल टिश्यू हैज़ अ रिच ब्लड सप्लाई अलाउइंग मेडिकेशन administered intramuscularly to be absorbed relatively rapidly into the systemic circulation. Subcutaneous या फैट टिश्यू क्यों नहीं है, क्योंकि एडिपोज टिश्यू कंपैरेटिवली लो ब्लड सप्लाई होती है, तो अब एब्जॉर्प्शन कैसा होएगा, जनरली स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू मसल टिश्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड डिजीज अंडर स्टडी आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ. पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करना और क्या डिजीज़ है उसको डिफ़ाइन करना, ये किसके मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है. तो ऑप्शन में एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, सेकंड इज़ डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, थर्ड इज़ एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी और फोर्थ इज़ प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी. इसका आंसर क्या होएगा, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन. डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी है, ठीक है. डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी आएगी. रैशनली देखते हैं. रैशनली डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी डिस्क्राइब डिजीज अकरेंस अकॉर्डिंग टू person who is affected, place where does it occur, time where does it occur, when does it occur. It helps define the population and disease distribution and generate hypothesis for further investigation. बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं थे वो देख लेते हैं. एनालिटिकल में क्या है, एनालाइज कर रहे हैं. जहाँ पर हम कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं. और एक्सपेरिमेंटल क्यों नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल में हमने कोई इंटरवेंशन दिया ही नहीं है. अगर कोई इंटरवेंशन दे रहे हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्या है तो हम एक्सपेरिमेंटल की बात कर सकते हैं, ठीक है. और प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी में क्या है कि आप प्रोस्पेक्टिव में आगे डिजीज़ क्या, मतलब आप एक वो पढ़ रहे हो कि डिजीज़ का अकरेंस कैसे हो रहा है, ठीक है. प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव दो तरीके के होते हैं. रेट्रोस्पेक्टिव में जब आप बैक उसमें स्टडी कर रहे हो तो प्रोस्पेक्टिव मतलब अभी डिजीज़ किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, उसका किस तरीके से हो रहा है, तो वो आपका प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडीज़ में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑन ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ इज़. मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ह्यूमन रिसोर्स के लिए फॉर हेल्थ. तो क्या है, देखो अगर कोई भी सस्टेनेबल गोल ऑन ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए अगर कोई भी वो होगा, प्लान होगा या कोई भी प्रोग्राम है, तो उसका मेन वो हमेशा यही होगा कि हेल्थ को आपको प्रमोट करना है. अब इस ऑप्शन में से देख लेते हैं. प्रमोट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, सॉलिडारिटी, मोबिलाइज एंड सस्टेन पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट. थर्ड इज़ राइट टू हेल्थ एंड फोर्थ इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग इन ऑफ इंस्टीट्यूशन. तो इसका आंसर है राइट टू हेल्थ. दिस इज़ द गोल, मेन ऑब्जेक्टिव्स इनका, ठीक है. द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एम्फेसाइज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड द राइट टू हेल्थ.
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मतलब यूनिवर्सली हेल्थ कवर, सबको हेल्थ मिलनी चाहिए, मतलब हेल्थ के लिए रिसोर्सेज मिलने चाहिए, ट्रीट करने के लिए सब जगह अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ कंट्रीज़ में तो ठीक है अवेलेबल है, कुछ कंट्रीज़ को मिल ही नहीं रहा है एंड पीपल आर सफरिंग देयर। ठीक है, तो हेल्थ इज़ एसेंशियल फॉर ऑल एंड हेल्थ कवरेज शुड बी गिवन यूनिवर्सली टू एवरीवन एंड द राइट टू हेल्थ, एंड एवरीवन हैज़ द राइट कि वो अपनी हेल्दी रहे। ठीक है, विद द ब्रॉडर एम ऑफ एंश्योरिंग हेल्दी लाइव्स एंड वेलबींग ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ एपिडेमिक डिस्प्लेड बाय स्प्रेड ऑफ कॉलेरा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, उसने आंसर शीट में क्या लिखा है, क्या दे रखा है, और सेकंड कि इसके दो आंसर ठीक हो सकते हैं। तो मैं दोनों एक्सप्लेन कर देती हूँ क्यों। तो मैंने जो इसका सबसे पहले आंसर किया था वो पॉइंट सोर्स एपिडेमिक किया था। कॉलेरा अगर जो इन्फेक्टेड वाटर है, कंटामिनेटेड जो सोर्स है, ठीक है, वहीं से सारे के सारे पानी ले रहे हैं, वहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है टू एवरीवन, तो वो हो गया पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। और मल्टीपल एक्सपोजर एपिडेमिक कब होएगा? मल्टीपल एक्सपोजर मतलब बहुत सारे एक्सपोजर हो रहे हैं तब हो रहा है, तो मल्टीपल एक्सपोजर होता है। प्रोपगेटेड एपिडेमिक कब होएगा? प्रोपगेटेड एपिडेमिक का मतलब है कि एक को हुआ, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। और साइलेंट एपिडेमिक में हमें पता ही नहीं चल रहा कि कैसे हुआ है। ठीक है, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो प्रोपगेटेड एपिडेमिक जिसे एक को हुआ, अब वो कहाँ खा रहा है, पी रहा है, स्टूल पास कर रहा है, ठीक है, उसका फीसिस कहीं कंटामिनेट किया वाटर को एंड देन अगेन वो कहीं और सर्कुलेट हो रहा है, तो वो भी हो सकता है कि आपस में एक दूसरे को प्रोपगेट हो गया। और पॉइंट सोर्स एपिडेमिक भी हो सकता है कि एक ही पॉइंट था, एक ही जगह, मान लो कोई वेल का पानी कंटामिनेटेड है, सब ने वो पी लिया, तो वो पॉइंट सोर्स एपिडेमिक भी हो सकता है। तो दोनों आंसर इसके ठीक हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं रैशनली क्या लिखा हुआ है। अ प्रोपगेटेड एपिडेमिक अकर व्हेन एन इन्फेक्शन स्प्रेड प्रोग्रेसिवली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन प्रोड्यूसिंग सक्सेसिव वेव्स ऑफ केसेस। इंपॉर्टेंट क्या है? कॉलेरा आउटब्रेक कैन also be point source epidemics when many people are exposed by a single contaminated water or food source. However, according to the answer key in this book, the expected answer is propagated epidemic, जहाँ से जो क्वेश्चन सेट मैंने उठाया था उसमें ये वाला आंसर उन्होंने प्रोपगेटेड एपिडेमिक को सही माना था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज बार्लो टेस्ट इज परफॉर्म टू डायग्नोस। तो बार्लो टेस्ट किसके लिए किया जाता है, क्या डायग्नोस करने के लिए? डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहो तो इसका फ़ोटो देख लेना एक बार, मैंने नहीं ऐड किया हुआ है, देखो। डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप रैशनल क्या है? द बार्लो टेस्ट इज अ न्यूनेटल हिप एग्जामिनेशन यूज टू आइडेंटिफाई एन अनस्टेबल और डिसलोकेटेड हिप इंक्लूडिंग इंडिकेटिंग द डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। तो न्यूनेटल हिप एग्जामिनेशन जब करेंगे तो उसमें डिस्प्लेजिया ऑफ हिप, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब डिसलोकेटेड हिप देखना है तो बार्लोस टेस्ट, और जब रिडक्शन ऑफ अ डिसलोकेटेड हिप देखते हैं तो उसको बोलते हैं हम ऑर्टोलानी टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है नंबर ऑफ डेसिडुआ टीथ इज़। तो मोस्टली जो भी मदर या मतलब जो भी इस एज ग्रुप की होंगी कि जिनके छोटे बच्चे हैं तो उनको पता होगा। डेसिडुअल टीथ 20, जिन्होंने अच्छे से नियोनेट पढ़ी होगी उन्हें भी पता होगा डेसिडुअल टीथ 20 है। ठीक है, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। 32 सेट ऑफ टीथ किसके होते हैं? वो एडल्ट्स के होते हैं। और बच्चों में कितने होते हैं? डेसिडुअस टीथ होते क्या हैं, जिसको हम दूध के दांत बोलते हैं ना, छोटे बच्चों के दांत, वो 20 होते हैं। रैशनली की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे इसमें, लेकिन फिर भी पढ़ देती हूँ। द प्राइमरी और डेसिडुअस डेंटिशन कंसिस्ट ऑफ 20 टीथ्स, 10 in the maxilla and 10 in the mandible. Next question, the last question is the following are example of experimental studies except. ठीक है, तो इसमें से
कौन सा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ का एग्जाम्पल नहीं है। ये थोड़ा रिसर्च का है क्वेश्चन। ऑप्शंस देखते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स, कोहोर्ट स्टडीज़, कम्युनिटी ट्रायल्स और फील्ड ट्रायल्स। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में सारे ट्रायल्स एक्सपेरिमेंटल में जाएंगे। ठीक है, ट्रायल का मतलब ही क्या है कि वी आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट, है ना, कुछ ना कुछ इंटरवेंशन दे रहे हैं या कुछ ना कुछ हम ट्रायल दे रहे हैं। तो ट्रायल वाले सारे एक्सपेरिमेंटल है, तो बच्चा क्या, कोहोर्ट स्टडीज़। ठीक है, रैशनली देखते हैं इसका। ठीक है, तो रैशनली में क्या है, क्लिनिकल ट्रायल, कम्युनिटी ट्रायल एंड फील्ड ट्रायल्स आर एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन स्टडीज़ बिकॉज द इन्वेस्टिगेटर इंट्रोड्यूसेस एन इंटरवेंशन। ठीक है, और कोहोर्ट स्टडी क्यों नहीं है? कोहोर्ट स्टडी इज़ जनरली एन ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडी। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडी होती है इन विच एक्सपोज्ड एंड अनएक्सपोज्ड ग्रुप आर फॉलोड ओवर टाइम विदाउट द रिसर्चर्स असाइनिंग द एक्सपोजर। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बेसिस पे एनालाइज कर देंगे। ये क्या है, ये ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडी है, कोहोर्ट स्टडी। उसमें क्या होगा कि ग्रुप ऑफ पीपल या जो भी उनका सैम्पल है, एक्सपोज है या अनएक्सपोज ग्रुप। ठीक है, कोहोर्ट होता क्या है, कोहोर्ट इज़ अ ग्रुप जो कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर रहे होंगे। तो एक्सपोज्ड वालों को भी फॉलो अप किया, अनएक्सपोज्ड वालों को भी फॉलो अप किया और उसके बेसिस पे उन्होंने अपना एनालिसिस किया, ऑब्जर्व किया एंड एनालाइज किया और उससे रिजल्ट निकाला है। तो वो हो गया ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडी, जिसमें एक्सपोजर जो है वो रिसर्चर नहीं दे रहा, वो सेल्फ एक्सपोज्ड है। मतलब अगर मैं लंग कैंसर की बात करती हूँ, मैं लंग कैंसर का कोई पेशेंट देख रही हूँ, ठीक है, मैं हॉस्पिटल गई, मुझे सिर्फ लंग कैंसर देखना है, तो मैं लंग कैंसर वाले पेशेंट देखे उन्हीं का मैं उनको सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं दे रही, मेरी तरफ से कोई एक्सपोजर पे कोई लेना देना नहीं है कि मैं उसको चेंज कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं, ठीक है, वो स्मोक करता था तो मैंने स्मोकिंग नहीं करने दी, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। मेरा काम सिर्फ ऑब्ज़र्व करने का है, मेरा एक्सपोजर पे कोई लेना देना नहीं है। तो वो होता है ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडी, कोहोर्ट स्टडी में। ठीक है, ओके, चलो आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।